नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विकास की धारा में पीछे छूट गए जिलों में तेजी से विकास को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का फायदा इन जिलों को मिल रहा है। इस योजना में केंद्र सरकार और नीति आयोग की नीतियों को लागू करने से संबंधित जिलों की मदद करते हैं, तो राज्य सरकारों का फोकस भी इन जिलों पर खास तरीके से रहता है। इस खास सीरीज के माध्यम के तहत हम इन आकांक्षी जिलों की विकास की कहानी को लगातार आप तक लेकर आ रहे हैं और आज इस सिलसिले में हम आपके सामने लेकर आए हैं गुजरात के आकांक्षी जिले दाहोद की कहानी। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्षित गोसावी जी, जो कि जिलाधिकारी हैं दाहोद गुजरात से, मेरे साथ जुड़ गए। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी खास मेहमान डॉक्टर नीलम पटेल जी हैं, जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं नीति आयोग में, और मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से एक बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करें मेहमानों से, उससे पहले हम दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। दाहोद जो कि गुजरात का जिला है, आकांक्षी जिला है, विकास पे कहीं पीछे छूट गया था, लेकिन बीते 5 वर्षों में जो कुछ काम हुआ है, बदलाव की एक नई इबारत लिखी जा रही है। आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं। विकास के मोर्चे पर पिछड़ गए देश के जिलों को तेजी से आगे बढ़ाने की आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना रंग लाती नजर आ रही है। देश के 100 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए थे। इनमें गुजरात के भी 2 जिले शामिल हैं। गुजरात का दाहोद जिला 2018 से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास की नई कहानी लिख रहा है, जिसका सीधा फायदा इस जिले के लोगों को मिल रहा है। भौगोलिक रूप से इस जिले में विकास को लागू करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसकी वजह से बीते करीब 7 दशकों से दाहोद जिला विकास में पीछे छूट गया। यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी किसी भी गांव तक या फिर हैमलेट्स तक, फड़िया तक ले जाने के लिए हमको थोड़ी मुश्किल तो होती है। जैसे पाइपलाइन है, एक टेरेन का काफ़ी बड़ा चैलेंज जैसे वहाँ तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वहाँ तक रास्ते ले जाना, वहाँ तक इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन वगैरह का थोड़ा सा बच्चों में अभाव देखने को मिलता था। तो ये दूर करना, उनमें बिहेवियरल चेंजेस लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत दाहोद ने इन तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए विभिन्न मोर्चों पर विकास की नई इबारत लिखी है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर दाहोद में तेजी से काम हुआ है, जिससे पूरे इलाके में नई स्फूर्ति आई है। हमारे यहाँ पे जायडस मेडिकल कॉलेज भी है, जो इसको टेक ओवर किया है, हमारे सिविल हॉस्पिटल को पीपीपी मोड पर चल रहा है। तो उससे भी हमें काफ़ी अच्छी मदद मिली। हमारे यहाँ पे एक अच्छा एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर जैसा बन चुका है, और साथ ही साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जैसे हमारा 108 एम्बुलेंस का जो कवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया है। न्यूट्रिशन में हालांकि थोड़ा सा हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें प्रोग्रेस तो दिख रही है। मेरे बच्चे को सिकल सेल नामक बीमारी है, जिससे हम काफ़ी घबरा गए थे। हमारे बच्चे का मुफ्त में इलाज भी हो रहा है और बच्चे की हालत अभी अच्छी है। सरकार की तरफ से हमें सिकल सेल बीमारी में मिलने वाली हर तरह की सहायता भी समय से मिल रही है। आज से कुछ साल पहले हमें इस तरह की स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं मिलती थी। बालवाड़ी में उसका वजन कराया तो इसने बोला कि तुम्हारा उम्र, इसको बताना पड़े बड़ा दवाखाना। तो बड़े दवाखाना और आरपीएफ वाला साहब भी बोला कि आप जायडस में बताओ। तो जायडस में बोला कि इसको किडनी की तकलीफ है, वहाँ ट्रीटमेंट इसका बराबर हो गया, इसका ऑपरेशन भी हो गया है, अभी ठीक है, इसका कोई पैसा नहीं लिया। दाहोद में जहां आरोग्य पर बेहतर काम हुआ, तो शिक्षा को लेकर भी कई नए प्रयोग किए गए। स्कूलों की पक्की बिल्डिंग से लेकर शौचालयों के निर्माण पर हुए काम ने बच्चों के ड्रॉप आउट रेट में कमी ला दी है। स्कूल में जितने भी क्लासरूम्स हैं उसकी संख्या बराबर है। वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉयलेट्स है, गर्ल्स टॉयलेट्स है, जिसके कारण गर्ल्स में भी अभी ड्रॉप आउट रेट काफ़ी कम हो चुका है। तो ये सारे कारणों से एजुकेशन में भी हम लोग काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरी पाठशाला में अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से मध्याह्न भोजन में खाना खिलाते हैं। अच्छे मैदान खेलने के लिए, रमत गमत के लिए प्रोजेक्टर है। हमारी शाला में सरकार की तरफ से मध्याह्न भोजन योजना की अच्छी सुविधा है। हमारी शाला में कंप्यूटर लैब है। हमें विज्ञान के सब्जेक्ट के दौरान शिक्षक शाला की विज्ञान लैब में पढ़ाई के लिए ले जाते हैं, जिसमें विज्ञान और गणित की अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई जाती है।
दाहोद में बीते 5 वर्षों में कृषि सुधार पर जमीनी परिवर्तन आया है तो वित्तीय समावेशन के लिए सामाजिक और आर्थिक योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इतना ही नहीं, इस जिले में लोगों को पक्का घर मिल रहा है तो सड़कों का जाल बिछाकर गांव-गांव तक कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया गया है। दाहोद में तेजी से हो रहे विकास के पीछे जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कुछ अभिनव कदम भी हैं। पोषण चौपाल नाम का प्रयोग हमने किया, जहाँ पे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वगैरह ये जाकर, और कुछ हॉस्पिटल का स्टाफ भी गांव के चौपाल में बैठकर लोगों को इकट्ठा करके उनको किस टाइप से खाना चाहिए, क्या खाना ले तो न्यूट्रिशन अच्छा बढ़ सकता है माता का, बच्चों का, इसके ऊपर काफ़ी मतलब एक टाइप से लोगों के साथ वार्तालाप करके हमने ये कम्युनिकेट करने का ट्राई किया। ऐसी एक्टिविटीज़ में जो भी रिटायर्ड टीचर्स थे और कुछ वॉलंटियर्स थे, उनको लेकर हमने एक सेकंड इनिंग्स करके एक प्रोजेक्ट हमने किया, जिसमें वो लोग फड़िया शिक्षण देते थे। जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, गांव छोटे छोटे हैमलेट्स में डिवाइड होता है, हर एक हैमलेट में जाकर वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करते थे। दाहोद को बीते 7 दशक से जिस विकास का इंतजार था, उसकी बहुत हद तक भरपाई बीते 5 वर्षों में आकांक्षी जिला योजना के तहत हुए विकास कार्यों ने पूरी कर दी है। उम्मीद है कि दाहोद के विकास की ये यात्रा ऐसे ही आगे जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आकांक्षी जिला योजना के तहत किस प्रकार से गुजरात के दाहोद जिले में बीते 5 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन की इबारत लिखी गई है, लेकिन ये हुआ कैसे है? हमारे 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने, उनके साथ हम इस पर चर्चा करते हैं। हर्षित गोसावी जी हैं, जिलाधिकारी दाहोद, इस वक्त हमारे साथ में। इसके अलावा डॉक्टर नीलम पटेल जी, वरिष्ठ सलाहकार नीति आयोग। डॉक्टर, सबसे पहले हर्षित जी आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि जब बहुत लंबे समय से बहुत कुछ विकास हुआ ना हो तो विकास को आगे लाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। हमने देखा कि आपने इस बात का जिक्र किया कि पोषण चौपाल हो या फिर वॉलंटियर्स के माध्यम से कैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इस प्रकार के अभिनव प्रयोग से किस तरीके से आपने बदलाव को जमीन पर उतारने का एक काम करके दिखाया, जरा उसके बारे में बताइए। जी धन्यवाद। एक्चुअली कुछ हमारे जो इंडिकेटर्स थे उनको सुधारने के लिए हमने कुछ एक नवतर प्रयोगों का उपयोग किया यहाँ पे। जैसे पोषण चौपाल इसी कड़ी का एक पार्ट था जो हमने आईसी एक्टिविटीज के लिए हमने किया, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ सतत संपर्क करने के लिए। इसमें आइडिया हमारा ये था कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर है और हमारी आशा बहन है, जो हमारी एएनएम है और साथ में कोई हेल्थ के स्टाफ है, ये लोग गांव के चौपाल में जाकर वहाँ पे गांव के लोग, खास करके महिलाओं को इकट्ठा कर वहाँ पे पोषण के बारे में उनको समझाना, उनके साथ बातचीत करना, ये इस एक्टिविटी का हमारा उद्देश्य था। और जिसमें हम लोग पोषण में खास करके महिलाओं को गर्भावस्था में किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए ताकि उनका पोषण सुधरे। हमारे यहाँ पे स्त्रियों में वजन की कमी और आयरन की कमी काफ़ी देखने को मिलती है, तो किस चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए ताकि आहार में आयरन उनको अच्छे से मिले। एडोलेसेंट गर्ल है हमारे यहाँ पे, उनको आयरन फॉलिक एसिड का महत्व हम लोग इस माध्यम से हम लोग समझाते हैं। तो इस और लोगों के साथ ये सारी चर्चा करके मतलब इसका परिणाम ये हो गया कि लोग इसके प्रति जागरूक होने लगे धीरे धीरे। और इसी का परिपाक ये है कि 2018 से लेके अब तक अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है, जो पहले हमारे यहाँ पे 2018 में लगभग 61% के करीब थी और आज जाके हम लोग 100% तक पहुंच गए हैं। जिसका दुक्का कोई होती है जो मतलब बाहर होती है, तो उससे महिला मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर भी काफी कम हो चुका है और साथ ही साथ हमारा माल न्यूट्रिशन का प्रमाण भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जी आपके पास हर्षित जी हम लौटेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर नीलम पटेल जी भी बनी। नीलम जी, आकांक्षी जिला योजना एक तरीके से देखा जाए ये सोच किस तरीके से है और कैसे बीते 5 वर्षों में दाहोद ही नहीं बल्कि देश भर के जिलों में एक बड़ा बदलाव आया, किस तरीके से आप लोगों के पास अभी तक अनुभव पहुंचे हैं? देखिए 5 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी एक कार्यक्रम की शुरुआत करी और 112 जिलों को चिन्हित किया गया। ऐसा हुआ कि ये जो 112 ज़िले थे ये थोड़ा विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, तो जो इनकम डिस्पैरिटी थी इनके बीच कैसे इस इनकम डिस्पैरिटी को हम ख़त्म करें। तो इसके तहत जैसे अभी दाहोद में बताया तो ये प्रयास हुआ कि हम पहले हेल्थ सेक्टर में जाएं, लोगों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। दूसरा था शिक्षा में, चाहे स्कूल हो, बच्चों को शिक्षा। फिर तीसरा हुआ कि एग्रीकल्चर
और ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब लोगों को, या तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड हो, ये सारे चीज़ें हमें गाँव तक पहुँचानी थी उस ज़िले में। अब हुआ क्या, जो केंद्र सरकार की अपने काम चल रहे थे, राज्य सरकार के अपने काम चल रहे थे और बहुत सारे डेवलपमेंट पार्टनर भी वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था कि आपस में सामंजस्य नहीं था। तो हमारा ये जो कार्यक्रम रहा, ये हमारे 3 C's, ये रहा हमारा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब केंद्र सरकार की जो योजना है और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं और जो हमारे पंचायत की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें कैसे कन्वर्जेंस हो। दूसरा था कोलैबोरेशन, कैसे कोलैबोरेट करके काम करें कि एक कॉमन गोल को हम अचीव कर पाएँ, जो कि हमारी एक भावना है कॉमन गोल को अचीव करने के, उसके तहत काम हो। और तीसरा था कंपटीशन, जो 112 जिले थे, इनमें हमने कंपटीशन भी रखा और इनकी मॉनिटरिंग, हमने एक डायनामिक डैशबोर्ड बनाया जिससे कि हम मंथली डाटा लेते थे गाँव से रियल टाइम, और हर जो एक गाँव से डाटा आते थे हमारे विभिन्न जिलों से, इसके माध्यम से हम तय करते थे कि इस महीने किस जिले ने बहुत अच्छा किया है और उनको सुटेबली हम अवार्ड और रिवार्ड भी करते थे। तो ये ऐसा रहा कि अनुभव बहुत अच्छा रहा और इस अनुभव में बहुत लोग साथ मिलके हमने काम किया। तो ये हमें एक रहा कि हम साथ मिलकर के अगर हम काम करेंगे तो हम अचीवमेंट ला सकते हैं और बहुत कम समय में ला सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं टीम इंडिया के तरीके से जब काम करने की बात आती है तो नतीजे कहीं ना कहीं जमीन पे खिलखिलाते हुए नजर आते हैं और शायद आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत इस प्रकार का बदलाव और परिवर्तन साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन किस तरीके से बदलाव की कहानी दाहोद में लिखी गई है, आइए आपको कुछ आंकड़े जल्दी से दिखाते हैं। क्योंकि आकांक्षी जिला योजना के तहत बीते 5 वर्षों में जो बदलाव आया, क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, 5 मुख्य संकेतक और 49 बड़े संकेतक होते हैं जिनमें कई प्रकार के बदलाव लिखे जाते हैं। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में दाखिले की अगर बच्चों की शिक्षा के लिहाज से बात की जाए तो दाहोद जिले का हम जिक्र कर रहे हैं, 2018 में ये लगभग 90% के आसपास था और ये आज की तारीख में 98% से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में दाखिले की बात की जाए तो ये 90 से 98% हो गया। इसके अलावा ज्ञान कुंज अभियान, वहां पे स्मार्ट स्कूल खोलने का प्रोविजन जो किया गया, उसकी संख्या भी 500 से कम सी 2018 में, जो कि अब बढ़ के लगभग 1200 के आसपास 2023 में होती हुई नजर आ रही है। तो ये लगातार कोशिश शिक्षा के क्षेत्र में। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक से सेकेंडरी में दाखिले की बात की जाए तो ये 81% से बढ़ के लगभग 98% या कहा जाए करीब 100% की ओर लगातार तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जल्दी से हम अगले तथ्यों की ओर जाते हैं कि किस प्रकार से बदलाव दाहोद में बीते 5 वर्षों में लिखा गया है। सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित क्षेत्र की बात की जाए, यानी कि जो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज है कृषि को बढ़ावा देने के लिहाज से, वो 2018 में 16% के आसपास थी और ये लगभग 18.5% के आसपास पहुंच गई है। ये अपने आप में बड़ा एक प्रयास है, क्योंकि एक दुर्गम इलाका है, वहां पर इस प्रकार का अगर बदलाव आ रहा है तो ये अपने आप में आंकड़ा बड़ा माना जाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मनरेगा से पुनर्जीवित जल स्रोतों की बात करें, क्योंकि जहां पे मनरेगा से लोगों के हाथ में पैसा भी जाता है और हमारा संपत्ति का निर्माण भी होता है, तो 2018 में लगभग 1000 ऐसी जल स्रोत थे जो कि बढ़कर 3100 से ऊपर जल स्रोत हो गए जिनका पुनर्विकास किया गया है। इसका फायदा मल्टीपल तरीके से मिलता नजर आता है। अगले तथ्य की ओर हम जल्दी से जाते हैं और बताएं कि उच्च कीमत वाली उपज की खेती का जो क्षेत्र था 2018 में लगभग 11% के आसपास था, जो बढ़ के 19% के आसपास 2023 तक पहुंच गया है। ये बदलाव को साफ तौर से दिखाता है और ये दिखाता है कैसे ग्राफ तेज गति से ऊपर की ओर जा रहा है। अगले तथ्य की ओर जाते हैं, जानवरों का टीकाकरण, क्योंकि पशुधन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी टीकाकरण की बात की जाए जो अब 100% हो गया है, जो पहले 90% से कम था, 89% के आसपास था। अगले तथ्य की अगर हम जाएं कि किस प्रकार से जानवरों में गर्भाधान, जो कृत्रिम गर्भाधान है, उस लिहाज से भी जो बढ़ा जा रहा है, वो लगभग 50% था 2018 में, यह बढ़ के लगभग 99% हो गया, यानी कि बहुत तेज गति से इस योजना को जमीन पे उतारा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिहाज से 2018 में 810 ये संख्या थी, लगभग 7000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया, यानी कि खेती किसानी पर भी लगातार तेज गति से जो योजनाएं हैं उनको जमीन पे उतारा जा रहा है। ग्राम पंचायत में आधार केंद्रों की संख्या के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो बढ़ के 11 हो गई है। यहां पे जाकर कोई भी अपना आधार कार्ड एक तरीके से बनवा सकता है, जो कि लोगों की योजनाओं को फायदा उठाने के लिहाज से मददगार साबित होता है। गर्भवती महिलाओं, क्योंकि ये स्वास्थ्य का बड़ा एक मसला है, इनके पंजीकरण की बात की जाए तो ये लगभग 100% तक पहुंचता नजर आ रहा है। अगले तथ्य की अगर हम जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, सही समय पर महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं, उनके बारे में
उनका रजिस्ट्रेशन करना। मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और यह घट के 1% से भी कम हो गया। इसी प्रकार से अगले तथ्य में हम आपको दिखाएंगे, शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। दाहोद में लगातार 2% से ज्यादा था 2018 में, जो कि अब लगभग 1.25% के आसपास 2023 में रह गया है। हालांकि ये इतना भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे भी कमी लगातार देखी जा रही है और काम किया जा रहा है। सरकारी से प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिहाज से हम ये आंकड़ा दिखा चुके हैं, लगभग 98% पहुंच गया। अगले तथ्य की ओर अगर हम जाएं तो जल्दी से इसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे बदलाव हुआ है। स्कूल ड्रॉप आउट में लगातार कमी आई है। 2018 में 4% के आसपास स्कूल ड्रॉप आउट हुआ करता था, जो अब 1% से भी घट गया 2023 तक। तो यह बताता है कि लगातार बच्चे स्कूलों में बने हुए हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। इसी प्रकार से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। यह 3.5 लाख से बढ़ के 4.5 लाख से के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो यह अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से लगातार ये कोशिश की जो है वो जमीन पर रंग लाती नजर आ रही है। तो ये आंकड़े लगातार इस बात की तस्दीक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि ऐसे बदलाव की एक कहानी लिखी जा रही है। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हर्षित जी, क्योंकि हमने देखा कि इन आंकड़े के माध्यम से सीधे तौर पे जो कंपोजिट स्कोर की बात होती है वो दाहोद के लिहाज से बेहतर स्थिति पैदा करता है, लेकिन ये जो बदलाव हैं इसमें चुनौतियां भी बहुत रही होंगी। दाहोद के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक भौगोलिक रूप से दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाका था। क्या नए प्रयोग किया आपने ताकि इस प्रकार की चुनौतियों से आप निपट सकें? वो क्या अनुभव रहा आपका? जी डेफिनेटली, ये एक दाहोद पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पानी ठहरता नहीं है, तो पानी के स्रोत भी काफ़ी कम है और साथ ही साथ यहाँ पे माइग्रेशन का काफ़ी बड़ा इशू है। और आप जैसे हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते थे कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो गांव होता है वो छोटे छोटे हैमलेट्स में डिवाइडेड होता है, जिनको ये लोग फड़िया बोलते हैं। तो ये फड़िया सिस्टम के कारण चीज़ें वहाँ तक सर्विस पहुँचाना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है और बारिश के ऊपर ज़्यादा निर्भरता होने के कारण खेती में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी काफ़ी कम रहता था। तो ये सारी जो भौगोलिक परिस्थिति थी उसके कारण चुनौतियाँ भी थोड़ी सी थी कि ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की जो इश्यूज थे हमारे, जैसे काफ़ी जगह एम्बुलेंस सही टाइम पर पहुंच पाना, एसटी बसेस की कनेक्टिविटी वहाँ पर, और जैसे सर्विस डिलीवरी में मैंने ऑलरेडी बात की, अपने टैप वाटर कनेक्टिविटी हमको वहाँ पे पहुँचाने में, जैसे कोई गांव एकदम पहाड़ी पर बसा है तो वहाँ तक पाइपलाइन खींच के लेके जाना, वहाँ तक पानी ले जाना। मोबाइल नेटवर्क के इश्यूज है, हालांकि हमारे बस 2 ही ग्राम पंचायत में अभी इंटरनेट कनेक्शन वो भी लग रहा है अभी, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन ग्राम पंचायत में आ गया, लेकिन मोबाइल नेटवर्क थोड़ा वीक है, तो ये थोड़ा सा इशू आता है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन यहाँ पे हमारे लगभग 2 लाख के ऊपर जो है, जो सीजनल माइग्रेशन में चले जाते हैं, तो वो जब चले जाते हैं तब उनके बच्चों के ऊपर शिक्षा का डेफिनेटली असर पड़ता है। तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने थी। तो इसमें प्लानिंग में हमने कैसे कि एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत हमने इसमें काम किया। हमारे जितने भी अधिकारी थे इनके साथ हम लोग हर 15 दिन में एक बार बैठते हैं, महीने में 2 बार मीटिंग होती है, जिसमें सारे जितने हमारे इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर हम लोग रिव्यू करते हैं। और साथ ही साथ अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस है कि भाई जब वो फील्ड में जाते हैं तो पीएससी, सीएससी, आंगनवाड़ी और स्कूल्स वगैरह इनकी विजिट करते रहे, उसका रिपोर्ट सिस्टम भी हमने बना के रखा है। तो हमें ग्राउंड रियलिटी जब पता चलती है तो हमें पता चलता है कि हम लोग कहाँ पर है, हमें किस चीज़ में सुधार करना है। तो ये इसकी वजह से, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, रास्ता, जैसे हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो इनके तहत हमने एक्सटेंसिव नेटवर्क वगैरह बढ़ाया और इससे काफी मदद हुई हमें। जैसे अभी एम्बुलेंस का हमारा 108 का जो एवरेज टाइम है, 20 मिनट में कोई भी जगह एम्बुलेंस पहुंच जाती है, तो ये हमारे लिए एक काफी बड़ी मतलब सक्सेस मान सकते हैं। जी, डॉक्टर नीलम पटेल जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जहां पे जिन जगहों पर, जिन इलाकों में, जिन जिलों में विकास किन्हीं वजहों से दशकों तक नहीं हो पाया था, कई एक व्यवहारिक या कहा जाए एक ऐसी सच्चाइयां रही होंगी जो अपने आप में ये परेशानियां पैदा करती हैं, चाहे उसमें भौगोलिक एक स्थिति ही क्यों ना कर रही हो। जबकि केंद्र और नीति आयोग इसकी निगरानी करता है, तो जब इस प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, क्या कुछ बड़ा एक बदलाव किया जाता है? किस प्रकार का एक सपोर्ट सिस्टम रहता है? क्या कुछ नए प्रयोग करने के लिए मदद रहती है? वो क्या कुछ कोशिशें होती हैं सेंटर के माध्यम से या फिर नीति आयोग के माध्यम से? देखिए, जैसे कि अभी दाहोद में आप सुन रहे थे, इसी तरह की समस्या लगभग इन सारे जिलों में होती है। कोई ऐसा है कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुत दूर हैं, वहाँ जाना मुश्किल है, सड़कें नहीं हैं, तो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ नहीं जा पाते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरह की समस्याएं हैं। तो क्या होता है कि हम लोगों का जो अनुभव रहा 2018 से अभी तक, वो ये रहा कि ये जो सारे ज़िले हैं, इन सारे ज़िलों की अपनी यूनिक चैलेंजेज हैं,
और इनके यूनिक सॉल्यूशंस हैं। तो हम क्या करते हैं, नीति आयोग और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलके जिस जिले की जो समस्या होती है उसके लिए एक अलग से सॉल्यूशन होता है और उसी को वहाँ पर ट्राई किया जाता है। मतलब ऐसा कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है कि जो एक जिले में लग जाए वो दूसरी तरह ना लगे। तो हम लोगों को अब ये पता चल गया है कि जो लोकल प्रॉब्लम है उनका लोकल ही सॉल्यूशन ढूंढना होगा और वहीं पर टेक्नोलॉजी या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से या किसी और तरह से उसको दूर करना होगा। तो सारे जिलों में हर जिले की जो जो चैलेंजेस थे उनके लिए उन चैलेंजेस को पहले देखा गया और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए चाहे उसमें टारगेटेड इन्वेस्टमेंट हो या पॉलिसी में कोई चेंज हो या नई कोई टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हो या ये स्किल का जो हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं उनका स्किल इम्प्रूवमेंट हो, इन सारों पे ध्यान दिया गया और ये सारे जिलों में अलग अलग था। तो ये चैलेंजेस दूर करने का इसमें प्रयास हुआ और उस पर हमें आशातीत सफलता भी मिली है। जी हर्षित जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब योजनाओं को बेहतरी से जमीन पर उतारना है तो लोगों को उसके साथ जोड़ा जाए, जागरूकता पैदा की जाए। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि शायद ये स्वीकार्य है एक तरीके से, क्योंकि चलता है या स्वीकारता है, उस प्रकार की एक सोच भी कभी कभी बहुत समय तक विकास ना हो तो लोगों के जहन में घर कर जाती है। लेकिन उस सोच पे भी चोट करनी है, बदलाव भी लेकर आना है, जागरूक भी करना है, लोगों को जोड़ना भी है, टीम का मनोबल बढ़ाना है। आपको लगता है कि ये भी अपने आप में बड़े व्यवहारिक चैलेंजेस हैं? इसके लिए एक टीम लीडर की तरीके से काम करना भी चैलेंजिंग होता होगा, उस लिहाज से क्या कुछ अनुभव रहा आपका? जी डेफिनेटली। जैसे लोक जागृति की मैं बात करना चाहूँगा, एक्चुअली ये ऐसे एरिया में खास करके ट्राइबल विस्तार में कुछ खान पान से लेके कुछ इनके कल्चरल कुछ रहते हैं इश्यूज। जैसे यहाँ पे स्टेपल डाइट है इनका ज्वारी की रोटली और शाक, तो काफ़ी बार न्यूट्रिशन जो सही ढंग से मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको मिलने चाहिए, वो ठीक ढंग से मिल नहीं पाते। तो इसमें इनके बिहेवियरल चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस जो था आईसी एक्टिविटीज़ पर किया और आईसी एक्टिविटीज़ में भी इनके जो लोक कला है इनका हमने प्रयोग किया। जैसे यहाँ पे भवई है, नुक्कड़ है, लोक डायरा है, इसका प्रयोग करके हमने लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का हमने इसमें एक प्रयत्न किया है। साथ ही साथ जैसे कुछ हमने नवतर प्रयोग किए थे, जैसे पोषण चौपाल की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और एक और चीज़ हमने यहाँ पे की थी, यहाँ पे लोग भुआ बाबा ये जो रहते हैं इनके रिलीजियस लीडर बोल सकते हैं, तो इनके ऊपर काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो 1200 जितने ये भुआ और बाबा के साथ हम लोगों ने एक कार्यक्रम जैसे किया था और इनको भी हमने अपने साथ जोड़ा। इनको ये क्या क्या चीज़ें मतलब पोषण के लिहाज से, आरोग्य के लिहाज से उनमें चेंजेस लाने चाहिए, इस हिसाब से उनको बात की थी। तो उनके माध्यम से भी ये बात लोगों तक पहुंच रही है। तो साथ ही साथ सरकारी कार्यक्रम वगैरह होते हैं, उनमें छोटी छोटी फिल्में दिखाना, ग्राम सभा में कुछ ऐसी फिल्में दिखाना। मैं अपनी टीम के साथ जब जाता हूँ तब हमने कुछ जगह पे रात्रि सभा का भी आयोजन किया है। तो रात्रि सभा में जाकर इनकी समस्याएं सुनना, इनको सुलझाने के लिए कोशिश करना, वहाँ पे आदेश देना, तो इससे भी काफ़ी हम लोग प्रचार प्रसार करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो लोक जागृति के लिए हमने इस टाइप के कुछ प्रयत्न किए हैं। और साथ ही साथ रही टीम के मनोबल की बात, तो डेफिनेटली एक चैलेंज होता है, क्योंकि ऐसे जगह पर काम करते समय काफ़ी बार है जो टीम को मोटिवेटेड रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग एक रेगुलर मॉनिटरिंग की मैंने ऑलरेडी बात की थी, रेगुलर मीटिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है हमारी, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन संकलन एक हम लोग रखना चाहते हैं, ताकि कोई डिपार्टमेंट का काम, क्योंकि यहाँ पे 5 थीम है और वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट एक साथ काम करते सारे इंडिकेटर्स चेंज करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि किसी जगह हमें जरूरत हो और दूसरा डिपार्टमेंट अगर नहीं कर रहा हो, तो इसके लिहाज से भी हम लोग मतलब इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सही रंग से मेंटेन हो, ये हम लोग कोशिश करते हैं। जी नीलम जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मोटिवेशन बना रहना। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की थी तो कहा था कि सबसे पिछड़े सबसे विकसित हों और ये तो उदाहरण बने बाकी जिलों के विकास यात्रा को लेकर। आपको लगता है कि पीएम मोदी की ये सोच भी बहुत मायने रखती है? और पहले इस प्रकार के विकास में पीछे रह गए जिलों में प्राइम पोस्टिंग नहीं मानी जाती थी, लेकिन विकास के नए कार्यक्रमों के माध्यम से हो रहे बदलाव ने सोच को बदल दिया और युवा अधिकारियों ने उस बदलाव को जमीन पर करके एक नए प्रकार की एक कहानी लिख दी है। किस तरह से देखती हैं आप इसको नीलम जी? हाँ बिल्कुल। अभी जो हमारे युवा डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाते हैं और उन्होंने बहुत बदलाव किए और जो इनकी डायनामिज्म है और पॉजिटिविटी है, इससे भी प्रोग्राम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला।
और हमने इस कार्यक्रम में, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में ये कोशिश की थी कि जो डीएम है उनका वहाँ टेन्योर थोड़ा लंबा रहे, और दूसरा एक प्रयास ये रहा कि जितनी वहाँ पोजीशंस खाली हैं उन पोजीशंस को भरा जाए, जिससे कि ये लोग मिल करके साथ में काम करें। टीम तो होनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो लोग अच्छा काम कर रहे थे, तो हर महीने जो हमारा डैशबोर्ड है नीति आयोग का, ये लोग हर इंडिकेटर में अपनी प्रोग्रेस को दिखाते हैं, और जो महीने में सबसे अच्छा जिला आता है उनको हम इनाम भी मिलता है। और इसके बाद भी जो हमारे वहाँ पर डीएम्स हैं वो अच्छा काम करते हैं तो उनको माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से भी अवार्ड मिलता है जो अच्छा काम करते हैं। तो ये ज़रूर सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, और इसमें ये लोग मिलकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, तभी ये जिले आगे आ रहे हैं। आपने इंडिकेटर में दिखाया भी है इस तरह का। बिल्कुल हर्षित जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, कि आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि उन जिलों के लिए जहां पर अभी विकास को और तेजी से लागू करना है, आप अपने अनुभव से क्या एक सलाह सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चैंपियंस ऑफ चेंजेस के माध्यम से अगर वो बात निकल के जाएगी तो समाज में एक बड़ा असर भी पड़ता है। जी, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर इस प्रोग्राम को हमें सक्सेसफुल बनाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम को मोटिवेटेड रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस चीज़ को करने के लिए, जैसे हम लोग अभी कहाँ पर है, हमें कहाँ आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ेंगे, ये चीज़ मतलब इसका जो क्लियर अपने दिमाग में पिक्चर होना चाहिए, तो वो रेगुलर मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट से ही हमें पता चलेगा। हम जब तक फील्ड में जाएंगे नहीं तब तक ये हमें पता नहीं चलेगा कि समस्या कहाँ आ रही है। इंडिकेटर्स तो हमको बता रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो इंडिकेटर्स कैसे इम्प्रूव हो, इसका ज्ञान हमको फील्ड विजिट से ही हो सकता है। तो मेरी बस यही मतलब सलाह है कि बस इसमें फील्ड विजिट और रेगुलर मॉनिटरिंग, इसके ऊपर हमको खासा ध्यान देना चाहिए ताकि टीम का मोटिवेशन भी बना रहे। बिल्कुल, जमीनी सच्चाई से जुड़े रहना ही शायद एक तरीके से विकास, और कहा जाए सच में हो रहे विकास की गारंटी होगी। नीलम जी, एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपसे, क्योंकि अब बात आकांक्षी जिलों से बढ़ के आकांक्षी ब्लॉक तक जाती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से अब ये हम बढ़ते हुए रोल को देखेंगे आने वाले वक्त में? बिल्कुल, जो हमारी लर्निंग्स रही 5 साल में, हमने बहुत सारे डेवलपमेंट के मॉडल देखे जो जिलों में हैं, जिसको हम स्केल अप कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम आकांक्षी जिले से अब आकांक्षी ब्लॉक तक आए हैं, और 500 ब्लॉक में हमने इन कार्यक्रम को शुरू किया है। और आप देखेंगे कि जो ब्लॉक भी पीछे रह गए डेवलपमेंट से, उसमें भी समग्र विकास उनका कैसे हो और कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, अब सोशल भी चेंजेस कैसे लाएं। तो ये हमारा प्रयास है, जो हमारी लर्निंग थी उसको हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं इन 500 ब्लॉक में। बिल्कुल, ईज ऑफ लिविंग हर एक व्यक्ति की सुदूर इलाकों तक बेहतर हो सके, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हर्षित जी, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपने काफी बदलाव लेकर आए। उम्मीद है आप इसको और आगे तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हर्षित जी आपका। नीलम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में भारत के बढ़ते कदम में बस इतना ही, लेकिन अगले इस कार्यक्रम की इस कड़ी में हम किसी और राज्य के, किसी और जनपद के आकांक्षी जिले की कहानी को, यानी विकास यात्रा को लेकर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।